7 महीने बाद दिल्ली, सुबह का वक्त, ओबेरॉय पैलेस। इस समय ओबेरॉय पैलेस में आरती की आवाज गूंज रही थी। मंदिर में बिपाशा, देविका और शिशिर परितोष जी सभी खड़े थे। कुछ समय बाद ध्रुव भी वहां आया और आरती में शामिल हुआ। हालांकि परिवार के लोगों के चेहरे पर ज्यादा कोई खुशी के भाव नहीं थे। आरती ध्रुवी कर रही थी। कुछ समय बाद आरती खत्म हुई और ध्रुवी ने सभी को आरती दी। तभी आरती लेने के बाद देविका जी ध्रुव से बोली, पंडित जी से बात कर ली है ना कि आज हमें पूजा करवानी है? ध्रुव हामी भरते हुए बोला, हाँ दादी, मैंने पंडित जी से कर ली है बात और वहाँ की सारी तैयारियां भी हो गई हैं। उसकी बात सुनकर देविका जी ने हाँ में सर हिलाया तो बिपाशा जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए ध्रुव से कहा, बेटा दानिश कब तक आएगा यहाँ वापस? अब तो 7 महीने बीत गए। ये कहते हुए वो चुप हो गई और ध्रुव को देखने लगी। तभी ध्रुव उनसे प्यार से बोला, मॉम, मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी पर उसका फोन ही नहीं लगता। पर शिवम से पता चला है कि वो जल्द ही इंडिया वापस आने वाला है। ये सुनकर बिपाशा जी के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। तो वही उनकी बात सुनकर देविका जी थोड़ी नाराजगी से बोली, ये सब उस अंतरा की वजह से हुआ। ना हम उसे इस घर में लाते और ना वो खुद ऐसे गायब होती, और ना ही आज हमारा पोता ऐसे इतने महीनों से हमसे दूर रहता। ये सुनकर बिपाशा जी उन्हें समझाते हुए बोली, माँ, आप हमेशा अंतरा को क्यों दोष देती हैं? वो तो आज खुद इतने महीनों से पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है, क्या कर रही होगी। उस रात ध्रुव की शादी के बाद से मैंने उसे जैसे खो ही दिया है। दोबारा देखना जैसे नसीब ही नहीं हुआ। ये सब देखकर ध्रुवी बिपाशा जी को संभालते हुए बोली, माँ, आप परेशान मत हो। देखना बहुत जल्द ये पैलेस वापस से पहले जैसा हो जाएगा। क्या खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। किट्टू के साथ दानिश भी बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, देखना आप। तभी देविका जी गुस्से से बोली, नहीं, मुझे अब बस मेरा पोता चाहिए और मुझे उस लड़की की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो आगे सभी से आदेश भरे लहजे में बोली, आज मेरे पोते दानिश के जन्मदिन पर मैंने उसके लिए मंदिर में बड़ी पूजा रखवाई है जिसमें सभी को शामिल होना है। ये कहकर वो वहां से चली गई। वहीं सभी बस शांत खड़े थे। बिपाशा जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, हमारे घर को पहले जैसा कर दो, जहां सिर्फ खुशियां थी। मुझे मेरे बेटे और बहू को वापस दे दो। उसके बाद ध्रुवी बिपाशा जी के साथ पूजा की तैयारी करने चली गई। पूजा में सब शामिल होने वाले थे, जिस वजह से ध्रुव ऑफिस नहीं गया था और वो घर से ही अपना काम कर रहा था। दूसरी तरफ मनाली। सुबह के समय मनाली की सर्द हवाओं के बीच एक लड़की जल्दी जल्दी अपने मुंह को स्कार्फ से छुपाए चली जा रही थी। वो लड़की चलते हुए बार बार पीछे की तरफ देखे जा रही थी। शायद वो किसी से बचने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा अभी ढका हुआ था, पर उसकी काली आंखों में अलग ही नूर था। वो लड़की जल्दी जल्दी चलते हुए खुद से बोली, इस बार तो मैं पक्का उस कैद से निकल ही जाऊंगी। इस बार मुझे वो अपने कैद में नहीं रख पाएंगी। ये कहते हुए उस लड़की ने अपने बड़े से फूले हुए पेट पर हाथ रख लिया। उसे देखकर लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट थी और लगभग उसका 6 से 7वां महीना चल रहा था। पर तभी वो लड़की रास्ते में किसी औरत से टकराई और उसका स्कार्फ उड़कर नीचे गिर गया, जिससे वो लड़की घबरा गई और वो चिढ़ते हुए उस औरत को देखने लगी। वहीं वो औरत घूरकर उसे देखते हुए गुस्से में बोली, ए लड़की, देख कर नहीं चल सकती हो क्या? वो भी जब तुम ऐसी हालत में हो। ये कहकर उस औरत ने उस लड़की के पेट को घूरा। वहीं वो लड़की, जिसका चेहरा काफी भरा और चबी था, वो काफी गोरी और खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की उस औरत की बात सुनकर खुद के पेट पर हाथ रखते हुए चिढ़कर बोली, ओ आंटी, आप अपने आप से मतलब रखो ना। आप क्यों मेरे कपकेक और मुझे उल्टा सीधा बोल रही हैं? मैंने गलती से टक्कर मारी, ना कि जानबूझकर, समझी आप? इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए। बढ़िया आई। ये कहते हुए उस लड़की ने अपने स्कार्फ से वापस से खुद को कवर किया और अपने पेट में पल रहे बच्चे, जिसे वो कपकेक प्यार से बुलाती थी, उसे वो सहलाने लगी और जल्दी से वहां से निकल गई। वो औरत उसे देखती ही रह गई।
इधर वो लड़की जो शायद रेलवे स्टेशन ही जा रही थी, वो वहां पहुंची और प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, कपकेक, देखो मम्मा अब यहाँ से आपको दूर सेफ जगह ले जाएंगी। तभी उस लड़की के पेट में पल रहे बच्चे ने एक किक किया, जिससे उस लड़की ने अपने पेट को पकड़ते हुए हंसकर कहा, कपकेक, आप धीरे से किक किया करो, ऐसे मम्मा को दर्द होता है। वो अपने पेट में पल रहे बच्चे से बोली, जिसका नाम उसने प्यार से कपकेक रखा था। वहीं कपकेक अपनी मम्मा की बात सुनकर शांत हो गया और वहीं वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी, जिसके बाद वो स्टेशन के अंदर गई। उसने प्लेटफॉर्म से टिकट लिया और उसे पता चला कि यहाँ सिर्फ एक आखिरी ट्रेन बची थी जो कि दिल्ली जाने वाली थी। उस लड़की को अभी किसी भी हालत में यहाँ से जाना था, जिस वजह से वो टिकट लेकर खुद को संभालते हुए दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई। वहाँ के सभी लोग उसको अजीब नजरों से घूर रहे थे, क्योंकि वो अभी कम एज की लग रही थी और ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी। सब उस लड़की के बार बार पेट को ही घूरे जा रहे थे, पर उस लड़की ने सबको इग्नोर किया और एक खाली सीट पर अपने पेट को पकड़कर बैठते हुए बोली, कपकेक, मम्मा को आपने बहुत थका दिया आज। मम्मा आप जल्दी से सेफ जगह पहुंच जाए, फिर मम्मा आपके साथ अच्छे से रेस्ट करेगी, ओके? तभी वापस से कपकेक ने किक किया, जैसे वो उस लड़की की सारी बातें सुन और समझ रहा हो। वो लड़की प्यारी सी स्माइल करने लगी। कुछ घंटों बाद ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर रुकी। वो लड़की खुद को संभालते हुए ट्रेन से उतरकर बाहर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब यहाँ से जाए कहाँ। हालांकि वो इस शहर को देखकर अलग ही बेचैनी खुद में महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस शहर से बहुत जुड़ी हुई थी। उसका कोई रिश्ता था इस दिल्ली शहर से, पर अफसोस उस लड़की को कुछ भी ना समझ आ रहा था और ना ही कुछ याद आ रहा था। तभी उसे प्यास लगने लगी, जिस वजह से वो इधर उधर पानी की तलाश करते हुए बोली, कपकेक, मम्मा को अब प्यास लग गई और मम्मा के पास पानी भी नहीं है। क्या आपको भी प्यास लगी है? वो लड़की स्टेशन से बाहर निकल आई और अब वो रोड साइड आसपास पानी की तलाश करते हुए आगे चलने लगी। सुबह अभी कोई शॉप भी वहां नहीं खुली थी, जिस वजह से वो पानी खरीद भी नहीं सकती थी। उसे चलते हुए काफी देर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर पसीने आ चुके थे। वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। चलते चलते वो काफी दूर एक मंदिर के पास पहुंच गई थी। उस लड़की को अजीब सी बेचैनी हो रही थी और धूप से उसे अब चक्कर आ रहा था। वो चलते हुए एक मंदिर के पास आई। मंदिर देखकर उसे पानी वहां मिलने की उम्मीद जगी और वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। उधर मनाली में एक आलीशान बंगले के अंदर एक औरत अपने सामने खड़े कई सारे गार्ड्स पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम सब के सब मरोगे अब बिग बॉस के हाथों, क्योंकि अगर उन्हें गलती से भी पता चला कि वो लड़की यहाँ से भाग गई तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जाओ उसे जाकर ढूंढो। उसकी बात सुनकर सभी गार्ड्स डरते हुए वहां से तुरंत चले गए। वहीं वो औरत जिसका नाम काम्या था, वो गुस्से से हॉल में टहलते हुए बोली, पिछले 7 महीने से बॉस यहाँ नहीं आए और ना उस लड़की से मिले हैं, पर तब भी उसकी देखभाल ऐसे करवाते हैं जैसे कि वो कोई मल्लिका हो। एक बार वो मिल जाए बस, फिर मैं उसे और उसके उस कपकेक को लाइन पर लाती हूँ। ये कहते हुए वो औरत गुस्से से वहीं सोफे पर बैठ गई। दूसरी तरफ दिल्ली में मंदिर, ओबेरॉय परिवार की कार्स मंदिर के सामने आकर रुकी और सबसे पहले गार्ड्स बाहर निकलकर उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए बाहर खड़े हो गए और फिर परिवार के सभी लोग बाहर निकले। कई नौकर पूजा का सामान लेकर ऊपर मंदिर में जाने लगे और वहीं परिवार वाले भी ऊपर मंदिर में जाने लगे। देविका जी जब बिपाशा और ध्रुवी के साथ ऊपर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उन्हें अपने से कुछ दूरी पर एक लड़की दिखी, जिसकी हालत पीछे से देखने में सही नहीं लग रही थी। वो लड़की प्रेग्नेंट लग रही थी और इस वक्त वो अपनी कमर को पकड़े धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। देविका जी को पता नहीं क्यों, पर उस लड़की को देखकर एक अपनापन महसूस हुआ। उन्हें लगा कि जैसे वो उस लड़की को करीब से जानती हो, हालांकि अभी उन्होंने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। देविका जी अपनी जगह रुक गईं, जिन्हें देखकर ध्रुवी और बिपाशा जी भी रुक गईं। तभी देविका जी अपने आप ही उस लड़की की तरफ बढ़ गईं, जिसे देखकर ध्रुवी ना समझी में बिपाशा जी से बोली, माँ, दादी को क्या हुआ, वो कहाँ जा रही हैं? बिपाशा जी ने इस पर कहा, पता नहीं बेटा, माँ उस तरफ क्यों जा रही हैं? ये कहते हुए वो दोनों भी उस तरफ बढ़ गईं। इधर देविका जी उस लड़की के अब पीछे खड़ी थी और उनका दिल बेचैन हो उठा और वो तुरंत उस लड़की के कंधे पर पीछे से हाथ रखकर बोली, तुम कौन हो?
वहीं वो लड़की जो पानी ढूंढने के लिए यहाँ तक आई थी, वो अचानक से ये आवाज सुनकर रुक गई और उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए और वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। वहीं जैसे ही देविका जी ने उस लड़की के चेहरे को देखा तो वो दंग रह गई और अपनी जगह जम सी गई। वहीं उनके पीछे आ रही बिपाशा और ध्रुवी की नजरें जब उस लड़की पर गईं तो वो भी हैरान थीं। उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और तभी देविका जी धीरे से कांपते हुए उस लड़की के चेहरे को छूते हुए बोली, हाँ, अंतरा। पूरे 7 महीने बाद अंतरा उनके सामने खड़ी थी, वो भी इस हालत में। 7 महीने पहले जब अंतरा के अचानक से गायब हो जाने की खबर आई थी तो सब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने पूरे देश से लेकर विदेश तक अंतरा को ढूंढने की कोशिश की थी, पर अंतरा का कहीं कुछ अता पता नहीं था और उसी दिन के बाद से दानिश भी उन सब से दूर चला गया था। ओबेरॉय खानदान पूरे 7 महीने तक किसी मातम में जी रहा था और आज अपने सामने खड़ी अंतरा को देखकर सभी दंग थे। वहीं वो लड़की जो कोई और नहीं अंतरा थी, उसने जब उन लोगों को देखा तो उसके दिमाग में कई सारी धुंधली यादें आने लगी। हालांकि उसकी याददाश्त जा चुकी थी, पर आज उन्हें देखकर उसकी आंखों के सामने अपने बिताए गए सारे पल उसे याद आने लगे और उसका सर भारी होने लगा और इसी के साथ वो अपना पेट पकड़कर वहीं लड़खड़ा गई। तो देविका और बिपाशा जी ने आगे आकर उसे पकड़ा, पर तब तक अंतरा बेहोश हो चुकी थी। क्या हुआ था अंतरा के साथ 7 महीने पहले? कहाँ है दानिश? क्या हुआ इन 7 महीनों में अंतरा के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।